नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर रितिका शाहू और मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई से मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की स्टूडेंट हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है और अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। लास्ट ईयर जब मैंने टेस्ट में एडमिशन लिए थे तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि क्या होता है एमपीएच टेस्ट, क्या होता है, कैसे एडमिशन्स होते हैं, एग्ज़ाम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। स्पेसिफिकली जो बीएमएस या आयुष बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज आ रही थी क्योंकि हमें नहीं ये सब चीज़ों का आइडिया होता है। बीएमएस उसके बाद एमडी, उसके अलावा क्या अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए करियर में, ये इसका ज़्यादा अवेयरनेस या ज़्यादा नॉलेज हमारी फील्ड में नहीं है। तो ये रियलाइज़ मुझे हुआ और उसके बाद मैं काफ़ी सारे लोगों से जब उनको बता रही थी इस बारे में, तो मुझे लगा कि मैं एक-एक करके सबको नहीं बता पाऊँगी, तो बेटर होगा कि एक वीडियो बना लेती हूँ। तो वहाँ से ये यूट्यूब चैनल की शुरुआत हुई थी। बट देन मैंने जब कॉलेज जॉइन किया, देन मैं कुछ टाइम बिज़ी हो गई। फिर जब मैंने सोचा कि अब आगे टेस्टनेट के बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ, तो पता चला कि मतलब नोटिफ़िकेशन आया कि अब टेस्टनेट कैंसल हो चुका है एंड नेक्स्ट ईयर से सीयूटी पीजी के बेसिस पे सारे एडमिशन्स होंगे। सो फिर इसलिए आगे के वीडियोज़ नहीं आ पाए। बट बिकॉज़ क्योंकि सीयूटी के बारे में मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था और मैं नहीं चाहती थी कि मैं इनकम्प्लीट नॉलेज या आधा-अधूरा नॉलेज आप लोगों को दूँ। सो इसीलिए आगे के वीडियोज़ नहीं आ पाए थे। बट अब बिकॉज़ इस साल का सीयूटी का एग्ज़ाम हो चुका है एंड फर्दर प्रोसेस भी हो चुका है, रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, इनफैक्ट कट ऑफ लिस्ट भी आ चुका है। सो जिन लोगों ने अपना कट ऑफ क्लियर किया है वो अब स्टेज 2 के लिए अपना प्रोसेस कर रहे हैं। सो उसी बारे में आज का वीडियो होने वाला है। सो स्टेज 2 जो होता है टेस्ट का, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक डैप फिलिंग होता है और एक होता है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक्सटेम्पोर राउंड होता है और एक ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता है ऑनलाइन, वो होता है। सो आज हम जो वीडियो होने वाला है वो डिटेल में डैफ के बारे में होने वाला है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करना होता है ऑनलाइन, उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ कि क्या फिल करना होता है, कैसे फिल करना होता है। एंड ये जो आज का जो भी इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिफिकली एमपीएच एंड हेल्थ स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल पाऊँगी कि उनके लिए रेलेवेंट है। अदर स्कूल अदर कोर्सेज़ के लिए मे बी ये सारी चीज़ें उतनी रेलेवेंट ना हो। सो प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा अपने किसी भी कॉन्टैक्ट जो पर्सन होगा आपके कोर्स का उससे। सो बिकॉज़ मैं एमपीएच स्टूडेंट हूँ और मैंने लास्ट ईयर सिर्फ एमपीएच के लिए अप्लाई किया था, मैंने एमएचए के लिए भी अप्लाई नहीं किया था, मैंने एमएचए के इंटरव्यू नहीं दिया है, मैंने तीनों एमपीएच के लिए इंटरव्यू दिए हैं। सो मुझे एमपीएच का ही नॉलेज है। बट एक जनरल हेल्थ स्कूल के लिए कॉमन कुछ चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँगी। बट एमएचए के लिए भी स्पेसिफिकली आपको एक कन्फर्मेशन अपने कॉन्टैक्ट पर्सन जो एमएचए के हैं उनसे ले लेना चाहिए। सो आज मैं आपको डैफ फिलिंग पूरा डिटेल में समझाऊँगी, क्या-क्या लिखना होता है। मेजरली स्टूडेंट्स के 3 जो क्वेश्चंस हैं, एक बायो स्केच है, एक व्हाई दिस कोर्स है एंड जो रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस वाला जो क्वेश्चंस होता है। तो इन क्वेश्चन को लेकर काफ़ी स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट होते हैं कि कैसे हमें ये सारा लिखना है। सो मैं डिटेल में आपके साथ एक बार फॉर्म शेयर करती हूँ, बट उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। सो जो बायो स्केच वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इनफैक्ट पूरा डैफ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? सो टेक्निकली डैफ पे मार्क्स तो नहीं है, बट जो पैनलिस्ट होते हैं वो आपका डैफ लेकर बैठते हैं, वो उसे रीड करके बैठते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका पूरा इंटरव्यू आपके डैफ पे रोटेट करे। अ, सो इसीलिए डैफ को अच्छे से फिल करना, अच्छे से सोच समझ कर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम डैफ में सॉरी कुछ भी लिख देते हैं, फिर हमें याद नहीं होता है हमें हमने क्या लिखा है एंड देन अगर पैनलिस्ट उस पे क्वेश्चन कर रहा है तो हम आंसर नहीं कर पाते हैं। तो वो ऐसा हो जाता है या तो आपने गलत लिखा है या फिर आपने रैंडमली कोई चीज़ें लिख दी हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डैफ को बहुत सीरियसली आप लेकर अगर आप भरते हैं तो आपका इंटरव्यू आपके हाथों में है, ये एक हो सकता है। सो इसलिए मैं जितने भी लोगों से स्टूडेंट से वन ऑन वन भी बात करती हूँ तो मैं सबको यही कहती हूँ कि डैफ बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर इंटरव्यू। तो डैफ के जो 3 मेन पार्ट्स हैं, उसमें है कि आपका जो बायो स्केच है, तो बायो स्केच एक होता है कि एक जनरल आपकी लाइफ की समरी, तो वो आपको लिखनी है। ये आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई यूज़ करके भी लिख सकते हैं एंड शी और ही यूज़ करके भी लिख सकते हैं। सो बायो स्केच के आपके 3 पार्ट्स बनेंगे, एक इंट्रोडक्शन, एक बॉडी और एक कंक्लूजन। तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में आपका जो डेमोग्राफिक डिटेल्स है, आपका नेम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ, आपका फैमिली बैकग्राउंड और
जो बेसिक 2-4 लाइन्स में आपको आपका डेमोग्राफिक डिटेल्स देनी है। देन आपका बॉडी बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, उसमें आपका पूरा एजुकेशनल अ, आप अपना बैकग्राउंड देंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या पढ़ाई की है, उसके बाद आपने कुछ काम किया है तो वो काम आप शॉर्ट में आप एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है, आपकी हॉबीज़, आपने कोई प्राइज़ेज़ जीते हैं, वो सारा आप मेंशन करेंगे बॉडी में। आपने कोई वॉलंटरी एक्सपीरियंसेस किए होंगे जो आपने किया होगा, कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस होगा आपका, तो ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट में आपके बॉडी में आप शेयर कर सकते हैं। देन कंक्लूजन में आपको 2-3 लाइन में आपका पूरा कंक्लूजन देना है आपका, और उस कंक्लूजन को आपके जो कोर्स के लिए आप अप्लाई जिस भी कोर्स के लिए आप डैप फिल कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एक रिलेट करके 1-2 लाइन में वो कंक्लूजन एंड करना है। सो ये हो गया बायो स्केच, ये हमें मैक्सिमम 250 टू 300 वर्ड्स में लिखना होता है। ओके, सो ये एक बायो स्केच हुआ। देन व्हाई दिस कोर्स, सो व्हाई दिस कोर्स एक सबसे मुश्किल सवाल है आई थिंक, बट ये मुश्किल तभी है जब आपको आपके पास सच में उसका रीज़न नहीं है ना? अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 2 साल आप वहाँ रहने वाले हैं, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि आपको वो कोर्स क्यों करना है, बिकॉज़ अदरवाइज़ सर्वाइवल बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, है ना? कॉलेज सर्वाइव करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे भी आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिवनेस रहेगा, काफ़ी एग्ज़ाम्स रहेंगे, असाइनमेंट्स रहेंगे, प्रेज़ेंटेशंस, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। एंड उसके बाद भी अभी अगर आपके पास रीज़न होगा तो ये आपको आगे भी आपके करियर ट्रैजेक्टरी को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एडमिशन ले लेते हैं एंड देन आगे 1 साल, 1.5 साल, मतलब 2-3 सेमेस्टर निकल जाते हैं, पर लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें किस फ़ील्ड में अपना करियर बनाना है ना? एमपीएच के बाद भी आपको काफ़ी सारे जॉब रोल्स अलग-अलग रहते हैं, तो कौन-सा जॉब रोल आपके लिए बेटर सूट करेगा, ये पता नहीं कर पाते हैं हम बहुत बार। एंड टेक्निकली वो हम पता आज के डेट पे नहीं भी कर सकते, बट एक रीज़न आपके पास होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर वो एक वैलिड रीज़न है, एक जेन्युइन रीज़न है, तो आपके लिए ओवरऑल आपका जो 2 साल का सर्वाइवल है और आगे का करियर पाथ है वो बहुत ईज़ी होगा। आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जो वाई दिस कोर्स का जो एक आंसर है ना, ये बहुत अच्छा सेल्फ रिफ्लेक्शन का भी पॉइंट है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप बैठिए, खुद के साथ थोड़ा टाइम लीजिए, सोचिए कि आपको ये कोर्स सच में क्यों करना है, आपको कैसे इस कोर्स के बारे में पता चला, आपको इस कोर्स के बारे में क्या अच्छा लगा। हो सकता है आपको इसके जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे लगे हो, या इसमें जो इंटर्नशिप्स है वो अच्छी लगी हो, इसके बाद जो जॉब रोल्स है वो अच्छा लगा हो, या फिर आपके किसी पहचान अ, जो यूजी का कोई फ्रेंड होगा या फिर सीनियर होगा या किसी ने इस कोर्स में किया है, तो उनका काम आपको देखकर अच्छा लगा, तो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला। किसी ने आपको बताया इस कोर्स के बारे में, फिर आपने थोड़ा रिसर्च किया, फिर आपको पता चला, है ना? तो ये सारे रीज़न्स होने चाहिए व्हाई दिस कोर्स के, एंड नॉट कि अ, आपको ऐसे ही एग्ज़ाम देनी थी या पैकेज अच्छा लगा, तो प्लीज़ आई सजेस्ट कि पैकेज को प्लीज़ व्हाई दिस कोर्स के आंसर में मेंशन ना करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड मैं ये क्यों कह रही हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट जो कॉलेज है, सोशल साइंस का कॉलेज है। सारे पैनलिस्ट, सारे प्रोफेसर्स जो बैठेंगे आपका इंटरव्यू लेने, उनको आपके अंदर एक सोशल सर्विस की क्वालिटी चाहिए, वो ढूँढेंगे आपके, भले ही आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव कि आप सोशल वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, हेल्थ स्कूल के लिए। सो अंडरस्टैंड, हेल्थ स्कूल भी एक प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री है, एंड नॉट एक जस्ट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है। सो एक वो क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है, एक सोसाइटी के लिए कुछ करने की जो भावना होती है वो होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। वही क्वालिटी जो पैनलिस्ट है वो आपके अंदर देखना चाहेंगे। सो इसीलिए आपका रीज़न में कहीं न कहीं वो एक क्वालिटी, वो एक रिलेटेबिलिटी उनको दिखनी चाहिए। सो और अगर आप अपना ड्राफ्ट खुद लिखेंगे तो आपको भी याद रहेगा, और आपको उसे रटना नहीं पड़ेगा, या फिर बार-बार आपको नर्वसनेस नहीं होगी कि आपने क्या लिखा है, मैं क्या आंसर करूँगा अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन किया जाएगा इंटरव्यू के दौरान। सो इसलिए ये एक तरीका रहेगा। आप डेफ़िनेटली बाद में ग्रामरली चैटजीपीटी का यूज़ कर सकते हैं उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। बट फर्स्ट ड्राफ्ट आप खुद लिखिए, आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट। सो ये हो गई है मेन 2 क्वेश्चंस। आगे के जो चीज़ें हैं या कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपको जब फॉर्म आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसमें आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊँगी हर एक पॉइंट। ओके, एंड सो लेट्स मूव टू दैट। सो मूविंग फॉरवर्ड, जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो शेयर करती हूँ। सो दिस इज़ द सैम्पल फॉर्मेट विच इज़ अवेलेबल ऑन द टेस्ट वेबसाइट।
ओके, सो ये आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। सो इसमें ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस हैं। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ योर बायो स्केच। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर। आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ द प्रोग्राम शॉर्टलिस्टेड। तो आपने जिस भी कोर्स के लिए आप ये पर्टिकुलर डाक फिल कर रहे हैं, वो आपको उस कोर्स का नाम यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ एग्ज़ाम या फिर आपके जो पूरा एजुकेशनल आपका रहा है जर्नी, उसका रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल करनी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एसएससी, दैट इज़ योर 10th, यू हैव टू फिल your detail till the uh, current your एग्जामिनेशन और एजुकेशन, दैट इज़ आपका रीसेंट जो भी एजुकेशन हुआ है, आइदर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और एनी अदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, यू हैव टू मेंशन एवरीथिंग हियर। सो एसएससी का नेम ऑफ एग्जामिनेशन में यू कैन मेंशन एसएससी। ड्यूरेशन इज़ लाइक 1 ईयर। बोर्ड आपका जो भी रहा है, स्टेट बोर्ड या फिर आपका सीबीएसई बोर्ड। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपका स्कूल जो भी था रहा उसका नाम। ईयर जो डेट रही है, फ्रॉम मे बी मंथ, ईयर एंड टू का मंथ एंड ईयर। ईयर ऑफ पासिंग आपको मेंशन करना है। सब्जेक्ट्स जो भी रहे आपके, टोटल मार्क्स आउट ऑफ मतलब मैक्सिमम मार्क्स, एंड देन यहाँ पे परसेंटेज और एवरेज। टोटल मार्क्स, दिस इज टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड दिस इज आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ओके, देन यहाँ पे आपका आएगा 11th और 12th का। 11th 12th का आप एक साथ भी फिल कर सकते हैं। देन सिमिलरली जैसे 10th का फिल किया था वैसे 12th का फिल करना है। यहाँ पे आपको एचएससी लिखना है एंड देन आगे का। देन उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का आपको लिखना है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन। सो वो फिल करना है। फिर उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट कोर्सेज है या फिर और कोई आपका एजुकेशन रहा है वो लिखना है। कोई गैप ईयर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। सो गैप ईयर आपका 10th के बाद भी हो सकता है, 12th के बाद भी हो सकता है, ग्रेजुएशन के बाद भी हो सकता है। सो एनीथिंग यू हैव टेकन जिसमें आप ना पढ़ रहे हो ना जॉब कर रहे हो, सो दैट पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज योर गैप ईयर। सो यहाँ आपको मेंशन करना है, उसका रीज़न भी मेंशन करना है। जेन्युइन रीज़न जो भी रहा होगा। बहुत बार होता है हम नीट के लिए, जेईई के लिए रिपीट करते हैं या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए रिपीट करते हैं, गैप लेते हैं आई मीन। सो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। अदर प्रोग्राम्स जो भी आपने क्वालिफाई किए हैं, जिसके भी कट ऑफ आपने क्लियर किए हैं, वो आपको यहाँ मेंशन करने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको मेंशन करनी है। देन अगर आप करंटली वर्किंग है तो वो आपको यहाँ मेंशन करना है। फिर ये वाई आर यू इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग द सिलेक्टेड प्रोग्राम, जैसे मैंने कहा कि आपको डिटेल में यहाँ लिखना है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों पसंद है ना। सो for that, sit with yourself and try to answer that question to yourself, because unless and until you are convinced with the answer, you will not be able to convince the person sitting in front of you or any other person who ask कि आपने एमपीएच क्यों किया है ना। सो दैट इज़ द थिंग। उसके बाद मेंशन एनी वर्क डन बाय यू इन द रेलिवेंट फील्ड ऑफ स्टडी सेलेक्टेड बाय यू। सो आपका जो कोर्स है उससे रिलेटेड आपने जो भी काम किया है वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। या आपका जो भी इंटर्नशिप रहा हो, किसी एनजीओ में वॉलंटरी वर्क आपने किया हो, या फिर जो भी आपकी ग्रेजुएशन की इंटर्नशिप अगर रही हो, आप मेडिकल से हो, तो वो सब आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। राइट अ बायोग्राफिकल स्केच। सो जैसे मैंने कहा कि आपका 300 वर्ड्स के अंदर आपका होना चाहिए। यहाँ उन्होंने मेंशन किया द स्केच इज इंपॉर्टेंट एज एनेबल्स द इंटरव्यू पैनल टू assess योर इंटरेस्ट। सो योर डैफ एंड स्पेसिफिकली योर बायोग्राफिकल स्केच एंड वाई दिस कोर्स इंटरेस्ट यू आर द टू मोस्ट लुक्ड आफ्टर क्वेश्चंस जो रहेंगे पैनलिस्ट के द्वारा। आई शेयर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपने मेरे पहले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरा 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रहा है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में। एंड वहीं से मैंने डिसाइड किया कि मुझे पब्लिक हेल्थ में करियर अपना बनाना है, एंड दैट वाज द रीज़न मैंने एमपीएच करने का डिसाइड किया। सो वो मेरा जेन्युइन रीज़न था एंड वही रीजंस मैंने अपने डैफ में मेंशन किए थे हर जगह। एंड मुझे मैक्सिमम तीनों मेरे इंटरव्यूज़ में वहीं से क्वेश्चंस किए गए। इनफैक्ट मेरा एक्सटेम्पोर का टॉपिक भी अ, उसी बेसिस पे रहा। सो इसीलिए मैं इतना एम्फेसिस करती हूँ कि आपका डैफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डैफ को बहुत अच्छे से आपको लिखना है। ओके, सो ये है। सो आई होप मैंने आपकी सारी क्वेरीज आंसर की हो या फिर आपको एक जनरल आइडिया मिला हो कि आपका डैफ कैसे फिल करना है। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर फ्रॉम अ मेडिकल, specifically Ayurveda background, and you are applying for MPH. So yeah,
और कोई आपकी क्वेरीज हो या फिर और कुछ मुझसे छूट गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। इसके अलावा वन थिंग आई डू इज़ कि आई आइदर अटैच द लिंक टू द डॉक्यूमेंट्स जो मेरे डैफ मैंने फिल किया था उसको उसके जो भी ये मेन 3 क्वेश्चंस हैं, उनके जो मेरे आंसर्स रहे हैं वो मैं वहाँ पे अटैच कर दूँगी। आई होप कि आप उसको एग्जैक्टली कॉपी ना करें बट उसको एज अ इंस्पिरेशन ले, बिकॉज मैंने अपना डायफ कम्प्लीटली खुद फिल मतलब खुद लिखा था। मैंने कुछ चैट जीपीटी या ऐसे यूज़ नहीं किया था। हाँ, ग्रामरली यूज़ किया था फॉर ग्रामर करेक्शन। सो वही मैं आपके लिए भी सजेस्ट करूँगी कि आप खुद अपना ड्राफ्ट पहले प्रिपेयर करें, फिर आप उसको मॉडिफाई करने के लिए ग्रामरली या और किसी टूल का यूज़ डेफिनेटली कर सकते हैं। So yeah, that's it from my end. I hope I've answered all your queries. I'll be making more videos in the future related to like बहुत लोग अभी भी मुझसे ये सवाल करते हैं कि एम पी एच और एम एच ए में क्या डिफरेंस है, एम एच ए और एम पी एच ए में क्या डिफरेंस है। सो माई नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी ऑन दैट। या, थैंक यू फॉर वॉचिंग।